हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे हैं, मस्त हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, लेक्चर्स देख रहे हैं एंड यू आर लर्निंग अ लॉट। सो लेट्स स्टार्ट द न्यू लेक्चर ऑन फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। लास्ट लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, एक बार क्विक रिकैप ले लेंगे क्योंकि लास्ट क्लास में थोड़ा जल्दी में मैंने आपको चीजें बताई थी। मैंने ये कहा था कि फोर्स फोर्स का काम क्या है? फोर्स विल आइदर चेंज दी स्पीड, है ना, उसको इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, डायरेक्शन चेंज करेगा। अगर हम लोग जीरो से मूव करा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को तो भी उसकी स्पीड चेंज हो रही है। अगर उसकी कुछ स्पीड थी और उसको रेस्ट में ला रहे हैं, उसको स्टॉप कर रहे हैं, तो भी स्पीड चेंज हो रही है। तो बेसिकली फोर्स का काम है कि उसकी वेलोसिटी को, डायरेक्शन भी चेंज करता है ना फोर्स, तो वेलोसिटी बोला मतलब स्पीड भी आ गई और डायरेक्शन भी आ गया। तो फोर्स का काम है कि वेलोसिटी को चेंज करना। अगर वो वेलोसिटी, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब फोर्स नहीं लग रहा है। जैसे मैंने आपको लास्ट एग्जांपल दिया था जो गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया था कि एक इस तरफ बॉल को यहां से रिलीज किया, नीचे जब आएगा तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी और उसके बाद फिर अगर उसके सामने एक इंक्लाइन प्लेन और एक रख दिया हमने तो उतनी ही हाइट तक जाएगा। उस इंक्लाइन प्लेन की अगर हम लोग इंक्लिनेशन घटाते जाते हैं तो ज्यादा डिस्टेंस चलेगा वो, क्योंकि अगर हमारे पास इतनी ही हाइट कवर करना है, अगर हाइट इतनी ही कवर करना है, लेट्स से इतनी हाइट कवर करना है और इंक्लिनेशन अगर हमने बढ़ाया तो क्या होगा? इतना इंक्लिनेशन अगर रखा, इंक्लिनेशन मतलब कितना झुकाव है, इंक्लाइन प्लेन इस सरफेस से कितने एंगल पे है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये डिस्टेंस वो कम कवर करेगा क्योंकि ये हाइट क्या है, यहाँ पे इस जगह पे आ रही है, इस जगह पे आ रही है, तो इतना डिस्टेंस कवर करेगा वो। और अगर वही हाइट वो इस इंक्लाइन प्लेन पे कवर करता है तो वो इतना डिस्टेंस चलेगा। यहाँ पे आया ना ऑब्जेक्ट, इतना डिस्टेंस चलेगा। तो इसका मतलब कि अगर एक ऑब्जेक्ट इस जगह से उतरा, मतलब इस जगह से रिलीज हुआ, नीचे आया, उसकी स्पीड बढ़ गई। क्यों बढ़ी? क्योंकि उस पर अनबैलेंस्ड फोर्स था, इसलिए उसकी स्पीड बढ़ी। अगर अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं है, अगर सारे फोर्स बैलेंस्ड हैं, बैलेंस्ड है मतलब सब तरफ बराबर फोर्स लग रहे हैं, इधर जितना इतना उतना ही इधर, इसका मतलब जो फोर्सेस हैं वो जीरो हो गए। इधर जितना फोर्स, इधर जितनी तेजी से हम उसको खींच रहे हैं, इधर भी उतनी तेजी से खींच रहे हैं, तो फोर्सेस क्या हो गए? दोनों बैलेंस हो गए। बैलेंस हो गए मतलब जीरो हो गए, इसने इसके इफेक्ट को नलिफाई कर दिया, तो फोर्सेस क्या हो गए? जीरो हो गए। उस केस में स्पीड में चेंज नहीं आएगा। और हम यहाँ देख पा रहे हैं इधर से अनबैलेंस्ड फोर्स था तो स्पीड बढ़ी, फिर ये ऊपर गया, अनबैलेंस्ड फोर्स था नीचे, ग्रेविटी का जो ग्रेविटेशन का फोर्स था, अर्थ का ग्रेविटेशन, वो एक अनबैलेंस्ड फोर्स है ना, उस ऑब्जेक्ट पे, तो फिर स्पीड कम हुई। और इसको जब हम लोग इस प्लेन को जब हम लोग इसका इंक्लिनेशन कम करते गए तो उसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना शुरू कर दिया, और इंक्लिनेशन कम किया तो और ज्यादा डिस्टेंस, और कम किया तो और ज्यादा डिस्टेंस। और जब हमने इंक्लिनेशन को कम करके जीरो कर दिया कि वो इंक्लाइंड है ही नहीं, पहले क्या था, पहले ऐसा था इंक्लिनेशन, फिर हमने कम किया कम किया कम किया तो उसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना शुरू किया इधर। जैसे जैसे हम उसको कम करते गए और फिर हमने जीरो कर दिया तो वो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी तक चलता ही रहा, चलता ही रहा, चलता ही रहा। क्लियर है? तो उसने क्या किया, स्मूथ बनाने की कोशिश किया। जो उसने यहाँ पे मार्बल यूज किया था या जो ऑब्जेक्ट यूज किया था उसको भी उसने स्मूथ बनाया, और जो सरफेस हम यूज कर रहे थे उसको भी स्मूथ बनाया। फिर भी उसने देखा कि कुछ दूर जाकर के वो रुक जा रहा है, लेकिन रफ वाले केस में जल्दी रुक रहा था और स्मूथ वाले केस में और दूर जाके रुक रहा था। क्यों रुक रहा है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन है मतलब अनबैलेंस फोर्स है। सिर्फ फ्रिक्शन, कोई भी सिर्फ अकेला फोर्स है मतलब अनबैलेंस फोर्स है ना। अगर हम इधर भी टेंशन लगाएं, इधर भी टेंशन लगाएं, दोनों तरफ लगाएं तो वो बैलेंस हो जाएगा, लेकिन एक ही तरफ एक ही फोर्स लग रहा है तो उसको बैलेंस करने के लिए दूसरा है ही नहीं, इसका मतलब अनबैलेंस फोर्स इज देयर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्यों रुका? क्योंकि उस पर अनबैलेंस फोर्स लग रहा है, उस पर फ्रिक्शन लग रहा है। जैसे आपने साइकिल वाला केस देखा, उसमें भी क्या होता है, हमने पैडल मार के स्पीड बढ़ा ली, अगर सरफेस स्मूथ रहती तो वो उसी स्पीड से चलता रहता, लेकिन फ्रिक्शन लगने की वजह से स्पीड कम होने लगती है। इसलिए फिर उसको मेंटेन करने के लिए हमें आगे भी उतना फोर्स लगाना पड़ता है कि नीचे पीछे फ्रिक्शन लग रहा है, आगे भी उतना फोर्स लगाओ, तब आप उस वेलोसिटी को मेंटेन कर पाओगे। और अगर स्पीड बढ़ाना है तो आपको फोर्स इस तरफ लगाना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स इस तरफ होना चाहिए, एक अनबैलेंस्ड फोर्स होना चाहिए जो कि इस तरफ लगे, मतलब फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स आपको लगाना पड़ेगा ताकि आप फ्रिक्शन के इफेक्ट को नलिफाई कर पाओ, एंड एक्स्ट्रा वेलोसिटी, एक्स्ट्रा और फोर्स इधर लगे ताकि आप वेलोसिटी को भी बढ़ा पाओ। क्लियर है? तो हमने ये देखा कि अगर बैलेंस फोर्स है तो वेलोसिटी चेंज नहीं होती, अनबैलेंस्ड फोर्स है तो वेलोसिटी चेंज होगी। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर सिर्फ मैं एक फोर्स की बात कर रही हूँ, एक ही फोर्स है मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स है ना, तो
ये इस ऑब्जर्वेशन से क्या देखा गया कि अगर यहाँ पे फ्लैट कर दिया सरफेस को, देन देयर इज नो अनबैलेंस्ड फोर्स, फोर्सेस आर बैलेंस्ड, और इस वजह से ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली उसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ना डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ना उसकी स्पीड चेंज हो रही है। क्लियर है? इसका मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट को कोई भी डिस्टरबेंस ना किया जाए, उस पर कोई डिस्टरबेंस लगाया ही ना जाए, उसको फ्री छोड़ दिया जाए, तो इट विल कीप इट्स स्टेट ऑफ मोशन सेम, अपनी स्टेट ऑफ मोशन को वो चेंज नहीं करेगा। स्टेट ऑफ मोशन मतलब कि उसकी वेलोसिटी, वो वेलोसिटी जीरो हो सकती है, वो वेलोसिटी कोई नॉन जीरो वैल्यू हो सकती है, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, रेस्ट में उसकी वेलोसिटी जीरो है और वो चेंज नहीं होगी, इसका मतलब वो जीरो से चेंज होकर कुछ और नहीं होगी, तो वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। और अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता रहेगा अनटिल एंड अनलेस आप उस पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स लगाओ। और जब मैं एक ही फोर्स की बात कर रही हूँ तो कोई भी उस पर फोर्स जब तक आप नहीं लगाते वो उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा। और वो जो रोल किया था हमने बॉल, वो क्यों रुक गया? क्योंकि फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन ने उसको रोक दिया। फ्रिक्शन अनबैलेंस्ड फोर्स है, फ्रिक्शन एक फोर्स है जो कि उसको नलिफाई करने वाला कोई फोर्स नहीं है। इसका मतलब वी हैव एन अनबैलेंस्ड फोर्स, है ना, उस ऑब्जेक्ट पे हमारे पास एक अनबैलेंस्ड फोर्स है, एक फोर्स उस पर लग रहा है और इस वजह से वो रुक जाएगा। अगर कोई भी फ्रिक्शन नहीं होता, आप उसको स्मूथ सरफेस पे फेंक दो, आप उसको आइस पे फेंक दो किसी स्पीड से, वो उसी स्पीड से चलता रहेगा। अब ऐसा हो सकता है भाई आइस के कोई इन्फिनिटी तक थोड़ी ना रखा हुआ है आइस, तो बीच में हो सकता है कोई ऑब्स्टेकल मिल जाए, बीच में हो सकता है उसको गड्ढा मिल जाए, बीच में हो सकता है उसको कोई धक्का दे दे, कोई इंसेक्ट मिल जाए जिससे उसको धक्का मिल जाए। तो अगर अनडिस्टर्ब छोड़ा गया, उसको कुछ डिस्टर्बेंस हम दे नहीं रहे हैं, तो इन दैट केस वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को सेम रखेगा। तो स्टेट ऑफ मोशन से बेसिकली क्या मतलब निकलता है? वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी अगर जीरो है तो वो रेस्ट कहलाएगा, वेलोसिटी अगर नॉन जीरो है तो वो यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। वेलोसिटी अगर नॉन जीरो है मतलब कुछ वैल्यू है, और वो अगर कांस्टेंट है तो उसको हम यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। तो यहां से आया, तो दीज वर द ऑब्जर्वेशंस, ये सब आइजैक न्यूटन के और गैलीलियो गैलीली के सबके ये ऑब्जर्वेशंस थे, और बाद में इन सब को मिला करके फिर न्यूटन ने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए। 3 लॉज ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? इट स्टेट्स क्या है? इट स्टेट्स दैट, मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? इट स्टेट्स दैट द state of motion of an object remains unchanged। आप स्टेट ऑफ मोशन में यहां पे आप लिख सकते हो रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। It states that the state of motion of an object, मोशन में आप ब्रैकेट में लिख लो रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, state of motion of an object remains unchanged unless an unbalanced force acts on it। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को कई तरीकों से कहा गया है, तो ये एक तरीका, इट स्टेट्स दैट, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है दैट द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्टेट ऑफ मोशन मतलब रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म मोशन, रिमेन्स अनचेंज्ड अनलेस एन अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट्स ऑन इट। ठीक, तो इस स्टेटमेंट को कहने के कई तरीके हैं, कई तरीकों से इसको लिखा जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को, या किसी भी लॉ को डिफरेंट तरीकों से लिखा जाता है, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने जैसा एक्चुअल में दिया वैसा हर किसी के पास नहीं पहुंच पाता, बट द मीनिंग इज रिमेन्स द सेम। सो इसको और आप ये भी बोल सकते हो कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट विल कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म मोशन इट विल कंटिन्यू टू बी मूविंग विद दैट यूनिफॉर्म मोशन, मतलब कि किसी भी स्ट्रेट लाइन में एक कांस्टेंट स्पीड से, है ना। सो इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इट विल कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट विल कंटिन्यू टू बी मूविंग विद दैट यूनिफॉर्म मोशन until and unless compelled by a net unbalanced force। जब तक उस ऑब्जेक्ट पे नेट अनबैलेंस्ड फोर्स, है ना, उस ऑब्जेक्ट पे जब तक अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाया जाएगा, उस ऑब्जेक्ट पे जब तक अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाया जाएगा,
तब तक वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करेगा। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में था तो यूनिफॉर्म मोशन में ही कंटिन्यू करेगा। तो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसे और एक नाम दिया जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। भाई अब ये इनर्शिया क्या टर्म है, ये इनर्शिया क्या है आखिर, तो इसको और बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या है, पहले उस चीज को समझेंगे। जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा अपने डेली लाइफ में, पहली चीज इसको समझ गए आप, है ना, इसको अच्छे से समझ गए कि वो जैसा है अभी जिस स्टेट में है वो वैसे ही रहना चाहता है, वो कोशिश करता है कि मैं इसी तरह रहूं, लेकिन जैसे उस पर फोर्स लगेगा तो उसको चेंज होना ही पड़ेगा। देयर इज नो चॉइस फॉर दैट ऑब्जेक्ट। तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोलते हैं? जैसे मान लो आप किसी कार में बैठे हो या बाइक में बैठे हो। अब क्या हुआ, बाइक में आप पीछे बैठे हो, आप चलाने वाले के जगह पे नहीं बैठे हो, यू आर नॉट द वन हु इज ड्राइविंग, आप पीछे बैठे हो। सडनली क्या होगा कि अगर अचानक से एक्सेलरेट किया तो हम कहाँ, किस साइड झुक जाते हैं, हम पीछे झुक जाते हैं। जैसे एक्सेलरेट किया तो हम पीछे झुक जाते हैं, ठीक है। जैसे ही ब्रेक लगाया तो हम सडनली आगे झुकते हैं, और फिर सामने वाले की हेल्प से वी ट्राई टू कि उसको धक्का ना लगे, इसलिए हम अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। कार में भी ऐसा ही होता है कि सडनली ब्रेक लगा तो हम कार में आगे झुक जाते हैं, अगर एक्सेलरेट किया सडनली तो पीछे हो जाते हैं। आराम से कर रहे हैं तो आराम से होंगे, लेकिन मान लो कभी सडनली ब्रेक लगा, एक अचानक से रास्ते में कुछ आ गया और सडनली ब्रेक लगाना पड़ा, एकदम से झटके से हम जर्क लगता है, हमें झटके से हम आगे होते हैं। और इसीलिए सीट बेल्ट लगाए जाते हैं, क्योंकि अगर हम झटके से उतना आगे होंगे तो हो सकता है हमारा माथा फूट जाए, है ना, इसलिए सीट बेल्ट लगाए जाते हैं ताकि उस जर्क को कंट्रोल किया जा सके। तो व्हाई दिस इज हैपनिंग, कभी सोचा है आपने? आप जब टर्न ले रहे होते हैं किसी कार में या बाइक में, टर्न जब ले रहे होते हैं तो कार में अगर आप टर्न ले रहे हैं मान लो, तो जैसे अगर टर्न ऐसा ले रहे हैं तो हम लोग उसके ऑपोजिट झुक जाते हैं, टर्न अगर ऐसा ले रहे हैं तो हम इस साइड झुक जाते हैं, है ना। और सडनली एकदम टर्न लिया जाए तो हम लोग बहुत ज्यादा झुकेंगे ऐसे। आपने कंट्रोल करने की कोशिश की, जैसे ऑटो में आप अलग अलग स्ट्रेंजर्स के साथ बैठे हैं, है ना, ऑटो में अलग अलग लोगों के साथ बैठे हैं, स्ट्रेंजर्स के साथ बैठे हैं, तो आप कोशिश करते होगे कि मतलब भाई कोशिश करते हैं कि हम उससे टच ना हो, राइट। तो उस केस में क्या होगा कि हम कोशिश करेंगे कि मतलब अगर इस साइड जा रहा है, अगर ऐसे टर्न ले रहा है ऑटो, तो हम इस साइड झुकते हैं, तो हम फिर ऑटो के इस साइड वाले पार्ट की हेल्प से हम कोशिश करते हैं कि हम उस साइड ना झुकें ज्यादा। लेकिन ये सारी चीज आपने ऑब्जर्व की है, तो अब ऐसा क्यों है? तो भाई जैसे ये कार है मान लो, है ना, ऐसी कार नहीं होती बट ठीक है, ऐसी कार है मान लो, और यहाँ पे आपने सडनली एक्सेलरेट किया तो आप किधर झुकते हो? एक्सेलरेट किया तो हम पीछे झुकते हैं, अगर एक्सेलरेट किया तो हम पीछे झुकते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो ये पहले v वेलोसिटी से चल रही थी, लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी, आपने जैसे ही एक्सेलरेट किया इट मीन्स यू सडनली वांट टू इंक्रीज दिस स्पीड टू 15 मीटर पर सेकेंड, you are trying to increase the speed of car to 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो कार को हम डायरेक्टली फोर्स दे रहे हैं, कार को डायरेक्टली धक्का दे रहे हैं, तो कार तो 15 मीटर पर सेकेंड फटाक से गेन कर लेगी। बट आप जब बैठे हुए हैं उस कार में, तो आपका जो ये नीचे का जो पार्ट है, ये कहाँ पे है? सीट पे है। तो ये वाला जो पार्ट है वो कार के मोशन के हिसाब से चल रहा है, लेकिन ये पार्ट जो है, इसके ऊपर का जो पार्ट है, दिस इज फ्री टू मूव, है ना, ये फ्री टू मूव है। और ये कार में बैठे बैठे ये इस वेलोसिटी से चल रहा था। सडनली जब आपने कार की स्पीड 15 की, तो आपके जो नीचे का जो पार्ट है इसकी स्पीड हो गई 15, राइट, इसकी स्पीड हो गई 15 और आपकी स्पीड रह गई 10। तो जब ये पार्ट 15 से आगे जाएगा तो आप पीछे ही झुकोगे ना, तो बेसिकली आप पीछे छूट गए, आप पीछे झुके नहीं, आप पीछे छूट गए, क्योंकि बाकी कार के साथ आपकी बॉडी का जो लोअर पार्ट है, इट हैज बीन मूविंग विथ 15 मीटर पर सेकेंड। उस सेकेंड में, उस टाइम पे, उस मोमेंट पे ये 15 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ये 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो आप पीछे झुक गए, राइट। अब यहाँ पे क्या है कि भाई ये तो अटैच है ना, ऐसा तो नहीं कि नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट अलग अलग हो जाएंगे, नो। तो थोड़ी देर में ये भी उस चीज में एडजस्ट हो जाएगा, इसके साथ साथ फिर ये पार्ट आपको खींचेगा, है ना। या फिर आप बोल सकते हो कि कार में जब बैठे रहते हो तो आप पीछे ऐसे हो जाते हो, तो फिर सीट आपको धक्का देती है, और फिर आप सीट के साथ, अब आप सीट से टच में आ गए, यू आर टचिंग द सीट नाउ, सीट इज ऑल्सो मूविंग विथ 15, तो सीट विल मेक यू मूव विथ 15, आपको सीट जबरदस्ती 15 से चलाएगी। तो अब योर बॉडी पार्ट हैज ऑल्सो कम टू दी स्पीड, या फिर वो भी कार के साथ अटैच हो गया है, आप पीछे वाली जो आपके पीछे जो सीट है आप उससे टच में आ गए हैं अब। सो नाउ यू हैव बिकम दी पार्ट ऑफ दैट कार, ये वाला पार्ट भी अब उस कार का पार्ट बन गया है।
तो आपका जो ये पार्ट है वो धीरे से वो भी 15 की वेलोसिटी गेन कर लेगा, बट सडनली वो गेन नहीं कर पाता क्योंकि दिस पार्ट इज मूवेबल। ये वाला पार्ट जो है ये तो सीट के साथ फिक्स हो गया, लेकिन दिस पार्ट इज मूवेबल। तो सडनली कार हो गई 15 मीटर पर सेकेंड से और ये रह गया 10 मीटर पर सेकेंड से। तो कोई भी अगर तेजी से चल रहा है उसके साथ आप धीरे से चल रहे हैं तो आप पीछे छूट जाओगे ना, इसलिए हम यहाँ पीछे छूट जाते हैं। अब मान लो कि हमने इसी कार पे ब्रेक लगाया और लेट्स से कि ये 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था और हमने ब्रेक लगाया और हम चाह रहे हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड हो जाए, इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड हो जाए। तो जैसे ही हम ब्रेक लगाएंगे तो कार तो गेन कर लेगी वेलोसिटी, हमने डायरेक्ट कार पे फोर्स लगाया ना, लेकिन इस पे डायरेक्ट फोर्स अभी लगा ही नहीं। तो सडनली कार के साथ साथ हमारा लोअर पार्ट 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चलने लगा, लेकिन अभी भी हम 10 से ही चल रहे हैं। 10 से चल रहे थे, हमने 5 करने की कोशिश की, तो अभी भी हम 10 से चल रहे हैं, ये पार्ट अभी भी 10 से चल रहा है। तो सेकेंड्स में होता है ना, 1 सेकेंड 2 सेकेंड में ये हो जाता है सारा, बट उस छोटे से 1 सेकेंड 2 सेकेंड को आप थोड़ा सा एक्सपैंड करके देखो तो आपको समझ में आएगा कि भाई दिस पार्ट इज मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड और ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। क्लियर है? ये जा रहा है ये 5 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है, ये 10 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है। तो कौन आगे पहले पहुंचेगा? ये पहुंचेगा ना आगे पहले, तो इसलिए हम आगे झुक जाते हैं क्योंकि कार स्लो हो गई, हम अभी भी फास्ट हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस बॉडी, दिस पार्ट ऑफ बॉडी, इस पे डायरेक्टली फोर्स नहीं लगा, इस पे डायरेक्टली फोर्स नहीं लगा, इस पे डायरेक्टली फोर्स नहीं लगा, इसलिए इट वॉज ट्राइंग टू कीप द मोशन अनचेंज्ड। क्योंकि इस पे डायरेक्टली फोर्स तुरंत नहीं लगा, थोड़ी देर बाद लगा। जब ये आगे चलने लगा, इसने इस पार्ट को बोला कि भाई साथ साथ चलो नहीं तो अलग अलग हो जाओगे। और दूसरा क्या कि कार की जो सीट थी, है ना, आप ऐसे हो गए तो फिर आप सहारा लेते हो सामने किसी चीज का, है ना, सामने किसी चीज का, या तो अगर आप पीछे वाली सीट पे बैठे हो तो सामने वाली सीट का सहारा लेते हो जब ब्रेक लगता है तब, या अगर आप सामने वाली सीट पे बैठे हो तो आप या तो विंडो का सहारा लोगे या फिर सामने जो रहता है उसका सहारा लोगे, और आप फिर क्या कोशिश करते हो कि आप भी अपनी स्पीड को कम करो। तो यहाँ पे क्या है कि सडनली तुरंत उस पे अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता, एंड द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ दिस बॉडी ट्राइज टू कीप इट अनचेंज्ड, और फिर धीरे से फोर्स लगता है तो फिर वो अपनी वेलोसिटी को चेंज करके इसके साथ या फिर इसके साथ एडजस्ट हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं कि इनर्शिया। इनर्शिया मतलब कि द टेंडेंसी ऑफ कीपिंग द मोशन अनचेंज्ड, टेंडेंसी ऑफ कीपिंग द मोशन अनचेंज्ड। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इनर्शिया क्या है? टेंडेंसी ऑफ कीपिंग द मोशन ऑफ एन मोशन अनचेंज्ड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है? तो इनर्शिया मतलब कि कोई भी बॉडी अपने मोशन को अनचेंज रखने की कोशिश करती है। अब यहाँ पे और एक चीज ध्यान देने वाली क्या है कि जितना ज्यादा मास होगा, मास पता है आपको, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। जैसे उसके लिए आपको एक्टिविटी कराई गई होगी, कराई गई है मतलब आपकी बुक में है, जैसे कैरम खेलते हैं हम लोग, नीचे वाला जो कैरम का कॉइन रहता है उसको कई बार आप उसको स्ट्राइकर से अगर आप मारते हो तो नीचे वाला चला जाता है और ऊपर वाले जैसे के वैसे रह जाते हैं, क्योंकि नीचे वाले पे डायरेक्टली फोर्स लगा तो वो डायरेक्टली उसने अपना मोशन चेंज कर लिया, लेकिन ऊपर वालों को फोर्स फील ही नहीं हुआ, उन्हें तो फोर्स उन पे लगा ही नहीं, तो वो जैसे के वैसे रह जाते हैं। और एक आपको वो ग्लास के ऊपर एक कार्ड रख करके उस पर फिर कॉइन रखा गया और वो कार्ड को फिर धक्का दे करके मारा गया तो कॉइन सीधे ग्लास में गिर गया। इसका मतलब कि कार्ड ने तो वेलोसिटी गेन कर लिया, कार्ड भी रेस्ट में था, कॉइन भी रेस्ट में था, लेकिन कार्ड ने वेलोसिटी गेन कर लिया उसको जैसे ही हिट किया गया, एंड कॉइन ने वेलोसिटी गेन नहीं किया, इसलिए कॉइन ऐसा था कि यहाँ पे था, उसके नीचे का रेस्ट वाली चीज हटी तो वो नीचे गिर गया सीधे, उसने कोई वेलोसिटी गेन नहीं की। अगर वो गेन करता वेलोसिटी तो वो भी कार्ड के साथ आगे जाता ना, बट नहीं गया। अब उसमें आपको बताया गया होगा कि एक बार 5 रुपी कॉइन रखो, एक बार 1 रुपी कॉइन रखो, तो 1 रुपी कॉइन का मास कम रहता है, 5 रुपी कॉइन का मास ज्यादा रहता है। आप देखेंगे कि 1 रुपी कॉइन वाले केस में आपको कम फोर्स में ही वो एक्टिविटी आप परफॉर्म कर पा रहे हो। ये सारी चीजें आपकी बुक में गिवन भी है। और जो ये इनर्शिया मतलब कि ये चेंज को रेजिस्ट कर रहा है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि और भी हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं, जैसे अगर हमें वेलोसिटी प्रोवाइड करनी है टू अ बॉडी, आपके पास एक टॉय कार है और आपके पास एक ट्रक है,
अब सोच के देखो, टॉय कार को थोड़ा सा, इतना सा आप धक्का दो तो कितनी स्पीड से भाग जाती है। टॉय कार जो आपके घर में भी होगी, बच्चे अगर होंगे तो टॉय कार को थोड़ा सा धक्का दो तो भी वो आगे भाग जाती है। अगर उतना ही धक्का आप ट्रक को दो, एक ट्रक को दो बड़े से, उसमें कुछ फर्क समझ में आएगा? नो। इसका मतलब कि भाई किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए अलग अलग फोर्स चाहिए, क्योंकि उनका इनर्शिया अलग अलग है। कुछ ऑब्जेक्ट हैं जो सेम फोर्स पे वो सडनली अपनी वेलोसिटी चेंज कर लेंगे, कुछ ऑब्जेक्ट है जो उस फोर्स पे वेलोसिटी चेंज करेंगे ही नहीं, क्योंकि टॉय कार जो है उसकी जो टेंडेंसी है टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन, वो कैसी है? ज्यादा है। थोड़े से ही वो चेंज कर पा रही है अपना स्टेट ऑफ मोशन। इसका मतलब टेंडेंसी ऑफ चेंजिंग द स्टेट ऑफ मोशन इज मोर फॉर अ कार, टॉय कार, कंपेरिजन टू दी अ बिग ट्रक, है ना। एक बड़ा ट्रक है तो उसकी जो टेंडेंसी है टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन वो बहुत कम है। उसके लिए हमें बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाकर के वो चलेगा, राइट। इसका मतलब अगर मास ज्यादा है, इफ मास इज मोर, इनर्शिया विल बी मोर, है ना। इफ मास इज मोर, इनर्शिया विल बी मोर, क्योंकि एक ज्यादा मास के ऑब्जेक्ट को आपको वही वेलोसिटी का चेंज प्रोवाइड करना है। मान लो 10 मीटर पर सेकेंड से 15 मीटर पर सेकेंड करना है, या फिर मान लो 0 से 1 मीटर पर सेकेंड करना है। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में था, उसको आपको मूव कराना है, तो अगर कम मास का ऑब्जेक्ट है तो आपको कम फोर्स लगेगा, कम मेहनत में ही आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। अगर ज्यादा मास वाला ऑब्जेक्ट है तो आपको ज्यादा फोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो मास इज मोर, इनर्शिया विल बी मोर। वैसे इफ मास इज लेस, इनर्शिया विल बी लेस। क्लियर? तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स एग्जैक्टली व्हाट इनर्शिया एक्सप्लेन्स। इनर्शिया का काम क्या है? टू रेजिस्ट द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी क्या बोल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट होगा इट विल ट्राई टू रेजिस्ट द चेंज ऑफ इट्स मोशन अनटिल एंड अनलेस उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स लगे। अनबैलेंस फोर्स लगेगा तो वो चेंज करेगा इट्स स्टेट ऑफ मोशन। और फिर लॉ ऑफ इनर्शिया क्या बोलता है कि इनर्शिया हमें क्या बताता है कि अगर ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है, इनर्शिया ज्यादा रहेगा, इनर्शिया ज्यादा है तो हमें ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब मास अगर ज्यादा है, आपको सेम वेलोसिटी में चेंज करना है, ठीक है, सेम चेंज करना है वेलोसिटी में, लेकिन एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास ज्यादा है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कम है, तो फोर्स किस केस में ज्यादा लगेगा? इन केस ऑफ द ऑब्जेक्ट विच हैज मोर मास। क्लियर है? तो मास इज मोर, इनर्शिया विल बी मोर, मास इज लेस, इनर्शिया विल बी लेस। तो दिस इज अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इनर्शिया के बारे में हमने पढ़ लिया, इनर्शिया और मास के बीच में क्या रिलेशन है हमने वो भी पढ़ लिया। अब इसके बाद आपका आता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो बेसिकली हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखा और हमें ये पता चला कि अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन चेंज करना है तो वी नीड अ फोर्स। और इनर्शिया से हमें हल्का हल्का ये भी पता चल गया कि हमें कितने फोर्स की जरूरत पड़ेगी। हल्का हल्का हमें इससे ये भी पता चल गया कि हमें कितने फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो हमें अभी बस थ्योरेटिकली पता है कि अगर ज्यादा मास रहेगा तो हमें ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी, कम मास रहेगा तो कम फोर्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अब एग्जैक्टली कितना भाई, कितनी न्यूमेरिकल वैल्यू, कितना फोर्स, तो उसके लिए आता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सो I will discuss second law of motion in the next class. Thank you.